नमस्कार पेरेंट्स। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 के ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 16 सितंबर 2024। तब तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आज मैं बताऊंगा आपको कि क्या एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हेडमास्टर फॉर्म है, हेडमास्टर सर्टिफिकेट, वो कैसे भरना है वो देखेंगे हम। ये कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं नवोदय स्कूल के समिति के, उसके स्कीम के। यहाँ पर हर स्टेट में कितनी कितनी स्कूल्स हैं वो दिया है। इसके बाद क्या लिखा है कि JNV सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन JNVs फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 टू 2026 विल बी हेल्ड इन 2 फेज एज गिवन बिलो। तो एग्ज़ाम 2 फेज़ में होने वाली है। एक तो सैटरडे को होगी 12 अप्रैल 2025, 12 अप्रैल 2025 को एक एग्ज़ाम होगी, और दूसरी मतलब एक बच्चे का एक ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम्स होगी। तो ये कुछ स्टेट्स के नाम यहाँ लिखे हैं। इन स्टेट्स में 12 अप्रैल को एग्ज़ाम होगी और 18 जनवरी 2025 को इन स्टेट्स में जो यहाँ पर नाम लिखे यहाँ पर एग्ज़ाम होगी। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी ये प्रॉस्पेक्टस अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इन स्टेट्स में होगी एग्ज़ाम 12 अप्रैल को, और इन स्टेट्स में एग्ज़ाम होगी 18 जनवरी को। लास्ट डेट 16 सितंबर 2024। प्रोसीजर क्या है इसकी अप्लाई करने की? ये जो वेबसाइट दिख रही है आपको, या फिर सिंपली आप गूगल पे जाके नवोदय सर्च करोगे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इस तरह से लिखी हुई। ठीक है, gov.in। इस पे जाके आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से, किसी से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप जो नेट कैफ वाले होते हैं उनके पास से ही कराओ, उनको ज़्यादा अनुभव होता है और अच्छे से करते हो। Candidates parents have to go through the notification cum prospectus and ensure the fulfillment of eligibility criteria। पेरेंट्स को अप्लाई करने से पहले क्या करना है, पूरी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। ये जो आपको दिख रहा है ये प्रॉस्पेक्टस है, ये नोटिफिकेशन है इस एप्लीकेशन का। तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, या फिर आप इस वेबसाइट पे जाते हो यहाँ से तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, और मैं भी आपको दे दूंगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्ट फॉर्म JPG format of size between 10 to 100 KB may be kept ready for registration। तो सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनको आपको रेडी रखना है। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तब इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन से इसमें? सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेड मास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे नीचे में दिखेगा, उस फॉर्मेट को आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद उसको अपने हाथों से भरना है, लिखना है, और वहाँ पर नीचे में हेड मास्टर की सिग्नेचर और सील रहेगा। वो डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय स्कैन करना होगा। मतलब जिसको आपका पहला डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, हेड मास्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, वो लगेगा। दूसरा, कैंडिडेट की बच्चे की फोटोग्राफ लगेगी। तीसरा क्या है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट की सिग्नेचर जो है, जो फॉर्म में ये हेडमास्टर सर्टिफिकेट बोला उसी में करना पड़ेगा। और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, बच्चे की भी जो सिग्नेचर है ये भी उसी हेडमास्टर सर्टिफिकेट में है। मतलब जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हेडमास्टर सर्टिफिकेट, उसी में बच्ची की फोटोग्राफ आ गई, पेरेंट की सिग्नेचर आ गई, और कैंडिडेट की सिग्नेचर आ गई। ठीक है, तो ये एक ही डॉक्यूमेंट में ये सब चीज़ें हो गई। फिर क्या लगेगा, आपका आधार डिटेल्स लगेगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब आधार कार्ड लगेगा जहाँ पे बच्चे का रेसिडेंस का प्रूफ हो। ठीक है, वो लगेगा। बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, पेन नंबर एटसेट्रा आर टू बी फिल्ड इन द एप्लीकेशन पोर्टल। इस बार पहली बार एक नया कुछ आया है, पेन में नया कुछ नहीं है, पर्सनल एजुकेशन नंबर ऐसा कुछ होता ही है। तो ये आपको स्कूल से ही मिल जाएगा, अपनी स्कूल से। ये हर बच्चे का अलग अलग पेन नंबर होता है, यूनिक कोड होता है ये। ठीक है, हर बच्चे का अलग होता है। तो ये कोड आपको अपनी स्कूल से मिल जाएगा, वो लेके आप भर सकते हैं। तो कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको लगने वाली है फॉर्म भरते समय, वो क्या है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, और आधार नंबर और पेन नंबर। हर बच्चे का अलग अलग पेन नंबर होता है, जैसे आधार नंबर होता है वैसे। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब जो अभी आपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में सुने ये वाला, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, नीचे में
अब कुछ एलिजिबिलिटी है। मैं सबसे पहले आपको इसका डेट ऑफ बर्थ का बता देता हूँ मैं क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बाद मैं आपको फिर पूरा बता देता हूँ मैं क्या है। एडमिट कार्ड का दिया है, उसको तो काफ़ी समय है। फिर रिजल्ट का दिया है, प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन दिया है, ये बात की प्रोसीजर होगी। उसके बाद कौन एलिजिबल है। जो बच्चा, देखो पहले समझ लो, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो देख के आप बड़े कंफ्यूज होते हो, तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या कौन एलिजिबल है। आपका बच्चा जिस स्टेट के जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, सुनना अच्छे से, आपका बच्चा क्लास 5th में जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट में वो अप्लाई कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप क्या आप माइग्रेटरी है, मान के चलो माइग्रेटर नहीं, या फिर किसी काम से आप कहीं बाहर रहते हो, ठीक है, तो आपका बच्चा अपना जो परमानेंट जो डिस्ट्रिक्ट है उसको छोड़ के किसी और डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आपका बच्चा 5th क्लास जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ कहाँ पे रहा हूँ, अभी जहाँ पे रह रहा हूँ उस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और बाद में आपको यहाँ का रेसिडेंस प्रूफ आपको देना पड़ेगा बस। ऐसे नहीं है कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना है कि आप जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, भले आपका है या नहीं, उसका आपको रेसिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा। हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ। अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बॉर्न बिफोर। जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, मतलब फॉर्म भरना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, वो 1/5/2013 के पहले जन्म हुआ नहीं चलेगा, और 31 जुलाई 2015 के बाद वाला नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब जो भी बच्चा है आपका बच्चा एलिजिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए क्या देखो, आपका बच्चा 1 मई 2013 से लेके 31 जुलाई 2015 के बीच का अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है तो एलिजिबल है, ठीक है। मतलब 1 मई 2013 के पहले का है तो एलिजिबल नहीं है, 31 जुलाई 2015 के बाद का है तो एलिजिबल नहीं है, ये तारीख के बीच का है तो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फिर इसके बाद, हाँ फिर से बता रहा हूँ मैं, आप किसी भी स्टेट के हो, आप किसी भी स्टेट के हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, आपका बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है उसमें अप्लाई कर सकता है। बस आपको रेसिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा आपको। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, ये हम अभी नहीं देखेंगे। ये लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी, चलो ये भी अपने तभी ध्यान दो इसको। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन के बाद वाला प्रोसीजर है, ये भी हम नहीं देखेंगे अभी। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपका जो जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे उसका सेंटर रहेगा आपको पता चल जाएगा उस पर। यहाँ पर लैंग्वेजेस दी है कि आप जिस स्टेट के हैं उसमें कौन सी लैंग्वेज चल सकती है, ये सब, और ये तो आपको पता होता है। आप ऐसे नहीं है कि आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ऐसे नहीं है। आप किसी भी मीडियम में पढ़ रहे हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप किसी भी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हो। किसी भी मतलब, जैसे यहाँ पर ये बिहार की बात लेते हैं तो बिहार वाला बच्चा जो है इंग्लिश, हिंदी और उर्दू इन 3 भाषाओं में एग्ज़ाम दे सकता है। महाराष्ट्र में इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उर्दू, तेलुगु, गुजराती और बंगाली इन भाषाओं में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका क्या रहेगा इसमें, सिलेबस क्या रहेगा इसका, टेस्ट का समझ लो। मेंटल एबिलिटी करके एक पार्ट रहेगा, अरिथमेटिक टेस्ट रहेगी और लैंग्वेज टेस्ट। मेंटल एबिलिटी में जहाँ पे डायग्राम्स दी होती है, अरिथमेटिक टेस्ट में मैथ्स रहेगा आपका और यहाँ पे लैंग्वेज रहेगी। आपने अगर मान के चलो आपने इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश चूज़ किया तो आपका लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश के पैसेजेस आएंगे और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी मीडियम चूज़ किया है तो वहाँ पे आपको हिंदी में उसके पैसेजेस आएंगे, उनको सॉल्व करना होगा। तो मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस रहते हैं,
मार्क उसके 50 होते हैं। अरे मैथ्स के 20 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स होते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स होते हैं, टोटल 80 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स होते हैं। इसका ड्यूरेशन जो यहाँ पे दिया है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करता है बच्चों को ये देख के कि सर हमको अलग अलग टाइम मिलेगा, नहीं, आपको एक साथ 2 घंटे ही मिलेंगे, एक साथ 2 घंटे मिलेंगे। फिर आप 2 घंटे में किसको कितना टाइम देना चाहते हो आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 60 मिनट्स दिया है तो मेंटल एबिलिटी को 60 मिनट्स में ही करेंगे, उसके बाद करेंगे तो हमारा मतलब क्या बोलेंगे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। 2 घंटे मिलते हैं आपको, 2 घंटे में आप किसी भी सब्जेक्ट को जितना समय देना उतना समय दो। ये मेथड दिए आंसर रिकॉर्ड करने के, तो इसको हम बाद में देखेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। नेचर ऑफ टेस्ट, ये मेंटल एबिलिटी का यहाँ पर दिया है, क्या क्या होगा। सिलेबस दिया है, थोड़ा सा सिलेबस देख लेते एक बार। आपको ऑड मैन आउट रहेगा, सेकेंड फिगर मैचिंग रहेगा, थर्ड में पैटर्न कंप्लीशन रहेगा, ये क्या है, फोर्थ में यहाँ पर फिगर सीरीज कंप्लीशन रहेगा, फिर आपका ये एनालॉजी रहेगा, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन रहेगा जिसमें ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल्स दिए रहेंगे, मिरर इमेज वाला रहेगा, इसके बाद पंच्ड होल्ड पैटर्न रहेगा, मतलब फोल्डिंग अनफोल्डिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन रहेगा, एम्बेडेड फिगर रहेगा जिसको हिडन फिगर भी बोलेंगे हम। मैथ्स में क्या रहेगा, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम रहेगा, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर रहेगा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज रहेगा, डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम रहेगा, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा रहेगा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एटसेट्रा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस, फ्रैक्शनल नंबर्स रहेंगे जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रहेगा ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन रहेगा अनलाइक फ्रैक्शन का, एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस नंबर्स नॉट इंक्लूडेड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स नॉट इंक्लूडेड, लेकिन आता ही है, ठीक है, डिवीजन आपको आना चाहिए। ये सिलेबस है ये। प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा जिसमें परसेंटेज वाला इस बार नहीं दिया है। पेरीमीटर एरिया रहेगा, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल इनका एरिया रहेगा। टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस रहेगा। डेटा एनालिसिस रहेगा यूजिंग बार डायग्राम, ग्राफ एंड लाइन चार्ट, ठीक है। तो ये जो कुछ भी सिलेबस है, ठीक है, ये भी देख लेते एक बार। इंग्लिश का दिया है क्या, नहीं, एग्जाम्पल दिया है। लैंग्वेज टेस्ट में पैसेज दिए रहेंगे, पैसेज दिए हुए रहते हैं और उसके ऊपर आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस में सिनोनिम्स रहता है, एंटोनिम्स रहता है और बाकी क्वेश्चंस के आंसर तो यही से मिल जाता है। और कुछ बेसिक सा ग्रामर भी कभी कभी आता है जो यहाँ पर तो नहीं दिखाया है लेकिन आता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है ग्रामर में अगर आने का हो तो, ठीक है। तो जो पूरा कोर्स के बारे में जो है कि कोर्स में क्या क्या है पूरा डिटेल में आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑफलाइन बैच का आज तक का रिजल्ट है। ज़्यादा समय नहीं हमको शुरू किए हुए, हमारा 5वां साल, ये 5वीं बैच अभी शुरू हुई है हमारी। तो इस बार हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं। हमारा पूरा रिकॉर्डेड कोर्स, मतलब आपका बच्चा जब चाहे तब जहाँ चाहे वहाँ हमारी क्लास अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर इंदलजी एप्टीट्यूड अकेडमी ऐसे सर्च कीजिए, इंदलजी एप्टीट्यूड अकेडमी ऐसे सर्च कीजिए, हमारा कोर्स मिल जाएगा। कोर्स लेने से पहले डिटेल्स पहले पूरी पढ़ लो और फिर कोर्स को परचेस करो। और आपका काम और आसान कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं ऐप की लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेस करके क्लास अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरा कोर्स एकदम डिटेल में मतलब पता भी चल जाएगा कि कोर्स में क्या है क्या नहीं, और आपको आसानी जाएगी। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है?
इसके बाद आपको ये सब हो गया, इन्फॉर्मेशन होगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, ये सब बातें हो गई। अब इसके बाद सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है ये आपको नेट कैफ़े से मिल जाएगा या फिर आप प्रिंट कर लो इसको, और कई स्कूल में तो स्कूलों से ही प्रोवाइड करते हैं, स्कूलों से ही भर के दे भी देते हैं। तो जैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन इसको दे दूंगा मैं, तो इसको आप प्रिंट कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। ये है, ये क्या लिखा है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट है, ये आपको अपने हाथों से लिखना है, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं कि स्टूडेंट ही भरे, कोई भी भर सकता है, ठीक है। अच्छे इसमें भरना है ताकि समझ में आए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है ना स्कैन होगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय, और ये डिटेल्स आपकी भरी हुई डिटेल्स ये मैच करना चाहिए। सिलेक्शन के बाद बहुत काम पड़ता है इसका। सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पर आएगा बच्चे का नाम, जो भी बच्चा उस बच्चे का नाम आएगा। जैसे अपना एक बच्चे का नाम लिखते हैं यहाँ पर, यश, जे काड़े, चलो ये ऐसे एक नाम लिख लिया हमने, ठीक है। बस ये बच्चे का नाम। हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th इन, जिस स्कूल में पढ़ा स्कूल का नाम, जो भी स्कूल का नाम है लिखता हूँ मैं यहाँ पर। हम यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अगर बहुत बड़ा स्कूल का नाम रहा कुछ ऐसे कुछ तो आप लिख सकते हैं ऐसे शॉर्ट में। बस एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, जब स्कूल का नाम लिख रहे हो तो स्कूल जिस लोकेशन पे है ना, स्कूल के नाम क्या है कि जिस गांव का या जिस भी शहर का नाम है वो वहाँ पे लिखना। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे साकोली, ठीक है। फिर इसके बाद फिक्स पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द कैंडिडेट, जो बच्चा है उसके रिसेंटली अभी निकाली हुई फोटो जो है वो आपको वहाँ पर पेस्ट करनी है, वहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पर बच्चे की फ़ोटो लगानी है। फिर नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर में बच्चे का नाम लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर यश लिखे थे तो हम लिखेंगे यहाँ पर यश, इसको लिखेंगे कैपिटल में यश। और ये जेल पेन से मत लिखना, ये फैल जाती इंक को। फादर्स नेम, फादर्स नेम में हम उसके बच्चे के पिता का नाम लिखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। क्या नाम लिखे, चलो जीतू लिखते हैं, JITU। ये PDF में लिख रहा हूँ, शायद थोड़ा सा आपको डिले जा रहा लिखने में। तो यहाँ पर आएगा बच्चे का नाम जो कैपिटल में लिखना है, यहाँ पर आएगा उसके पिता का नाम जो कैपिटल में लिखना है, पिता का नाम लिख लो। आप वो बच्चे के दादाजी का इनिशियल लिख सकते हैं आप, यहाँ पे सीधा सरनेम। हमने यहाँ पे काड़े लिखे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे काले। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप बच्चे का पूरा नाम लिखो, सिर्फ बच्चे का नाम लिखो। यहाँ पे फादर्स नेम में उसके पिता का पूरा नाम लिख सकते हैं, मदर्स नेम में सिर्फ मदर का नाम लिखो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और आपने पूरा का पूरा नाम लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे पूरा नाम लिख लो, यश जीतू काड़े लिख लो पूरा, फादर्स नेम में पूरा नाम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि कैपिटल लेटर होना चाहिए। मदर्स नेम क्या ले लिए हम यहाँ पे, रेखा ले लेते हैं, मदर नेम रेखा। इसके बाद नेम ऑफ गार्डियन एंड रिलेशनशिप इफ एनी, अगर किसी के माता पिता नहीं है और किसी उसके गार्डियन कोई और है तो उनका नाम लिखना है, जो भी है उनका नाम लिखना है। ये तो इन्फॉर्मेशन भरनी है। जैसे कोई बच्चा किसी और के पास रह रहा है, पेरेंट्स नहीं है उसके, कोई और गार्डियन है उनके, तो वो गार्डियन का नाम लिखना है और क्या रिलेशन है उनके साथ वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 मई क्या था 2013, ये डेट ऑफ बर्थ लिख लिया मैंने, ठीक है। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। इन वर्ड्स में लिखना है यहाँ पर 1 मई 2013, ठीक है। बस जेंडर लिखना है, बॉय गर्ल ट्रांसजेंडर जो है वो। जनरल कैटेगरी है आपकी, OBC कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी, वो लिखना है। फिर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है, देखो कोई क्या करते हैं डिसेबिलिटी नहीं करके से डैश देते हैं यहाँ पर, मत दो ना ऐसे डैश, क्यों जरूरत है आपको, क्या बोला यहाँ पर, अगर है तब डैश देना आपको, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो क्यों दे रहे हो आप, रहने दो इसको ऐसे। तो अगर डिसेबिलिटी है तब इनको ठीक करो, फिजिकली है, विजुअली है, हियरिंग है, जो भी है, और उसका परसेंटेज डिसेबिलिटी का वो लिखो। है ही नहीं तो क्यों डैश दे रहे हो, छोड़ दो उसे। फिर आधार नंबर आएगा बच्चे का, यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर लिखना है और पेन नंबर ऑफ द कैंडिडेट, और बच्चे का फिर पेन नंबर लिखना है। और ये पेन नंबर स्कूल से प्रोवाइड होता है, स्कूल से मिल जाएगा, और शायद बच्चों के ID कार्ड पे भी रहता है ये,
यहाँ पर फिर एड्रेस, अभी बच्चा जहाँ पर रह रहा है वो एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। 5th क्लास में बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है वो एड्रेस आपको लिखना है। फ़ोन नंबर जो है, सुनो, एड्रेस में कौन सा एड्रेस, बच्चा जहाँ पे 5th क्लास में पढ़ रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है वहाँ का एड्रेस आपको लिखना है। और मोबाइल नंबर में आप ऐसा फ़ोन नंबर लिखो जो हमेशा एक्टिव रहे। कभी कभी क्या होता है, जो सेकंड लिस्ट लगती है ना सिलेक्शन की, तब आपको फ़ोन आता है, तो ये आपका एक्टिव फ़ोन नंबर यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए। और एक चीज़, अगर एड्रेस आपने गलत लिख भी लिया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस थोड़ी सी बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या हो सकता है कि कोई पेरेंट्स अपना परमानेंट एड्रेस लिख ले, बाद में आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, आपको कुछ वो क्या जाएगी मैं बाद में समझाऊंगा, सिलेक्शन के जब रिजल्ट आएगा तब बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर एड्रेस में बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है वो एड्रेस लिखना है। मोबाइल नंबर, एक्टिव वाला मोबाइल नंबर लिखो। ईमेल आईडी पेरेंट्स की होगी तो पेरेंट्स की लिख लो, कोई टीचर अगर दे तो टीचर्स की लिख लो, कोई या अड़ोस पड़ोस में कोई होंगे उनका ईमेल आईडी ले लो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, ये जो तिल होते हैं हाथों पे, मेरे हाथों पे यहाँ पर तिल है, मोल है मुझे, तो यहाँ लिखूंगा मैं मोल ऑन लेफ्ट हैंड। तो जिस किसी भी प्रकार का आपके जो कैंडिडेट है, बच्चा है, उसके ऊपर जो भी कोई आइडेंटिटी मार्क होगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिस प्रकार का भी कुछ रहा हो। एनुअल इनकम, पेरेंट की एनुअल इनकम लिखनी है। नेशनलिटी इंडियन हो सबके सब, इसके अलावा और कोई कुछ होगा तो लिख सकते हैं, कुछ हो गया आपकी नेशनलिटी तो। रिलीजन, आपका रिलीजन लिखना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ध्यान दो, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे तो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम नहीं दे सकते, या आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे तो इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ऐसे जरूरी नहीं है। आपको जिस मीडियम में एग्ज़ाम देनी है उसमें वो आप लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दो, जैसे आपने इंग्लिश मीडियम में लिखा, हिंदी मीडियम लिखा है, आपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी लिखा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हम हिंदी बोलते तो हिंदी से ज़्यादा फैमिलियर है हम। तो मान के चलो आपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी लिखा, तो आपका मेंटल एबिलिटी में तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस डायग्राम्स दी होती है, आंसर चूज़ करना पड़ता है। लेकिन आपका मैथ्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हिंदी में लिखकर, इंग्लिश में लिख के नहीं आएंगे, हिंदी में लिखे हुए रहेंगे। और जो पैसेज आएंगे वो हिंदी में लिखे हुए आएंगे, ठीक है। तो पहले सोच लो आपको किस मीडियम में एग्ज़ाम देनी है, फिर वो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिख लो, ठीक है। और मीडियम ऑफ, चलो बाद में देखते हैं। फेज इंडिकेट वन लैंग्वेज फॉर द स्टेट कंसर्न गिवन इन द प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। अभी सबसे ज़रूरी बात ये, नेम ऑफ स्कूल स्टडीड 3rd, 4th एंड 5th एंड विलेज प्लेस नेम। तो 3rd क्लास आपका बच्चा कहाँ पे पढ़ा है वो स्कूल का नाम, और स्कूल के नाम के बाद वो स्कूल किस मतलब सिटी की है या किसी गांव की, वो गांव का नाम लिखना है आपको। 4th क्लास किस स्कूल में पढ़ा, उस गांव का नाम, उस जगह का नाम। 5th क्लास किस स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल का नाम और उस जगह का नाम। स्कूल लोकेशन, रूरल की अर्बन, हाँ ये सबसे बड़ा मतलब डाउट रहता है बच्चों को, जो मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मैं यहाँ पे बताने वाला था। देखो, रूरल मतलब ग्रामीण भाग हो गया और अर्बन मतलब शहरी भाग, ठीक है, शहर हो गया और ये गांव हो गया। तो ये सिलेक्शन का क्या रहता है बताता हूँ मैं। नवोदय में जो सीट्स होती है बच्चों की वो 75% रिजर्व रहती है रूरल के लिए, ग्रामीण के लिए 75%। तो अभी बच्चों का कंफ्यूजन ऐसे कि सिलेक्शन हमारा कैसे होगा, है ना, कि कैसे, मतलब उनका कहना है कि हम 3rd क्लास तो है रूरल, 3rd क्लास हम अर्बन में पढ़े, हम 4th क्लास अर्बन में पढ़े। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने सुना है कि रूरल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन जल्दी होता है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये पहले अर्बन पढ़ा हुआ है, हम पहले अर्बन में पढ़े, अब हम 5th क्लास जो है रूरल में एडमिशन कर लेते हैं, तो हमारा सिलेक्शन रूरल के थ्रू होगा। देखो क्या होता है पेरेंट्स का कंफ्यूजन कि हमारा बेटा 3rd क्लास शहर में पढ़ा है, 4th क्लास शहर में पढ़ा है, अर्बन में पढ़ा है, और हमने सुना है कि रूरल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन जल्दी होता है, तो हम क्या कर लेते हैं 5th क्लास में किसी रूरल वाले स्कूल में एडमिशन करते हैं। ऐसे नहीं होता है। रूरल में सिलेक्शन का जो उसका क्राइटेरिया क्या है बताता हूँ आपको मैं। आपका बेटा 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, इन तीनों क्लास में अगर रूरल में पढ़ा है तभी आपके बच्चे का सिलेक्शन रूरल में होगा। नहीं तो अगर आपका बेटा 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास में
एक दिन का भी एडमिशन अगर अर्बन का है, एक दिन के लिए, मतलब आप थर्ड क्लास में मान के चलो किसी अर्बन वाले स्कूल में आपने एडमिशन किया था एक दिन के लिए, और आपने उसी दिन टीसी निकाल ली अपनी, ठीक है, तो अभी भी आपका सिलेक्शन होगा पूरा अर्बन के थ्रू। तो थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास, तीनों क्लास में एक दिन का भी एडमिशन अर्बन का है तो आपके बच्चे का सिलेक्शन अर्बन के थ्रू होगा। तो रूरल के थ्रू आपको सिलेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, आपका बच्चा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों क्लास जो है वो रूरल में पढ़ा हुआ चाहिए, ग्रामीण में पढ़ा हुआ चाहिए। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहाँ पर मतलब स्कूल कब शुरू हुई वो लिखना है। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आपकी थर्ड क्लास की जो स्कूल थी वो रूरल में आती कि अर्बन में, वो लिखना। रूरल मतलब ग्रामीण हो गया और अर्बन मतलब शहरी। फोर्थ क्लास की स्कूल रूरल में आती कि अर्बन में, वो लिखना है। और फिफ्थ क्लास की स्कूल ये रूरल में आती कि अर्बन में, वो लिखना है। रूरल रूरल रूरल, अर्बन अर्बन रूरल जो भी है, तो या तो रूरल लिखो अर्बन लिखो उस स्कूल के हिसाब से, ठीक है। थर्ड क्लास आपकी स्कूल रूरल में आ रही तो रूरल लिखो, फोर्थ क्लास आपकी स्कूल रूरल में आ रही रूरल लिखो, फिफ्थ क्लास आपकी स्कूल अर्बन में आ रही अर्बन में लिखो। मतलब स्कूल का लोकेशन, आपका लोकेशन नहीं, आप गांव में रहो, जंगल में रहो, कुछ भी रहो, बस आपकी स्कूल रूरल में आती है अर्बन, वो लिखना है यहाँ पर। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर क्या करना, कभी स्कूल जब शुरू थी वो डेट लिख लो, या फिर आप अचानक से किसी और स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया तो स्कूल कब ज्वाइन किए थे, किस डेट को। क्लास 3 आप किस डेट को स्कूल ज्वाइन किए थे वो, क्लास 4 किस डेट को ज्वाइन किए थे स्कूल वो, और क्लास 5 किस डेट को स्कूल ज्वाइन किए थे वो। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो आपका रिजल्ट की डेट लिखो, क्लास 3 का रिजल्ट का डेट, यहाँ पर क्लास 4 का रिजल्ट का डेट और क्लास 5 का रिजल्ट तो आने को है, इसको ऐसे डैश देके छोड़ दो। नेम ऑफ द ब्लॉक, तहसील तालुका, यहाँ पे वो लिख लो, आपकी स्कूल जिस तहसील में आती है वो लिखो। फोर्थ क्लास की स्कूल जिस तहसील में आती थी वो, स्कूल के हिसाब से इन्फॉर्मेशन भरनी है, आप कहाँ रहते हो क्या करते हो उसके सही हिसाब से नहीं। तो ब्लॉक में यहाँ पर थर्ड क्लास जिस स्कूल में आता था वो, ये फोर्थ क्लास का ब्लॉक, फिफ्थ क्लास का ब्लॉक। डिस्ट्रिक्ट, थर्ड क्लास में स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में थी वो, फोर्थ क्लास में जिस डिस्ट्रिक्ट में थी वो, फिफ्थ क्लास में जिस डिस्ट्रिक्ट में थी वो। और स्टेट का भी वैसी है, थर्ड क्लास जिस स्टेट में था, फोर्थ क्लास जिस स्टेट में था, फिफ्थ क्लास जिस स्टेट में था वो। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आएगा, बच्चे की सिग्नेचर आएगी, और बच्चों को ध्यान में रखना है सिंपल सिग्नेचर करो, ताकि क्या होने तो आप यहाँ पे कोई और सिग्नेचर करोगे, एग्जाम में आपने और सिग्नेचर किया, फिर सिलेक्शन के बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए क्या करो, आप सिंपल सिग्नेचर रखो और सिग्नेचर को याद रखो कि मैंने ऐसी ऐसी सिग्नेचर भरी हुई थी। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट की सिग्नेचर आएगी, और सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विद सील, यहाँ पर हेड मास्टर की सिग्नेचर आएगी और उनका स्कूल का सील आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट लेके फिर आपको जाना है नेट कैफ़े में, या फिर आप घर पे भी स्कैन करके ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट ये आपको अप्लाई करना पड़ता है। अरे ये जो सर्टिफिकेट है इसको पूरा भर के आपको वो स्कैन करना होता है और अप्लाई करना होता है। तो आपको सिर्फ यही डॉक्यूमेंट लेके जाना है, बाकी कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट है तो आपको फिर रेसिडेंस प्रूफ वगैरह देना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल आपको यही लेके जाना है। आधार कार्ड लेके जाना अपना, और ये वाला फॉर्म सिग्नेचर होने के बाद, किसकी सिग्नेचर, हेडमास्टर की सिग्नेचर वगैरह होने के बाद, स्कूल का सील लगने के बाद, ये लेके आपको नेट कैफ़े में या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उस फॉर्म की प्रिंट आती है, हार्ड कॉपी आती है, उसको आपको अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, आप जब भी फॉर्म भरने जाओ नेट कैफ़े वाले क्या करेंगे, वो आपका फॉर्म लेके रखेंगे, बाद में भरते रहेंगे। ऐसे नहीं करना, कितना भी समय लग जाए, लेकिन जब आपका फॉर्म वो अप्लाई कर रहे हैं आप उनके पास बैठे रहो, हर एक चीज़ देखते रहो। नहीं थोड़ी सी भी अगर आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, है ना, सिलेक्शन रह जाएगा बच्चे का। बस इतना सा था, बाकी इस चीज़ आपको सिलेक्शन की बाद वाली है, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना कुछ, ठीक है। या फिर आप हमारे ऐप पर जाओ, और ऐप पर एक चैट का आता है सेक्शन, आप चैट कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली वहाँ पर, ठीक है। अगली बार मिलेंगे जहाँ पर हम सिलेबस को और एक बार डिटेल्स में देख लेंगे, सिलेबस में क्या क्या है, और बाकी वीडियोज़ में हम सिलेक्शन कैसे लें इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।